नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाईवे एग्जाम में आपका स्वागत है। हाँ, तो हमारी पॉलिटी के लेक्चर की एक सीरीज चल रही थी और इसी लेक्चर की श्रृंखला में हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, जैसे कि आप ये बगल में पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबको। इस तरह की ये संविधान सभा की ओरिजिनल पिक्चर है। तो संविधान सभा बनी क्यों थी? तो संविधान सभा हमारे देश के संविधान बनाने के लिए बनी थी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है ना। अब संविधान सभा ने जो है वो कुछ प्रक्रियाएं चालू करी। जो सबसे पहली प्रक्रिया थी, क्योंकि संविधान सभा जिस दिन सबसे पहले बैठी थी उस दिन की जो पहली तारीख थी वो पहली तारीख थी 9 दिसंबर। ठीक है, तो ये तारीख आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली तारीख क्या थी? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब जब पहली बैठक होगी तो उस दिन सभी को कंट्रोल करने के लिए, सभी को मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी और उस व्यक्ति का नाम रहेगा अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब चुनाव में समय लगेगा, इसलिए संविधान सभा ने एक अस्थायी अध्यक्ष चुना। ठीक है, जिसे बाद में हटाया जा सके। और ये अस्थायी अध्यक्ष उम्र के आधार पर चुने गए कि ताकि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है उस व्यक्ति को चुना जाए। और ऐसे व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर संविधान सभा ने अध्यक्ष का चुनाव किया और अध्यक्ष का चुनाव करने के बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। तारीख आपको याद रखनी है 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है वो अस्थायी स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। अब जब स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया तो संविधान सभा ने अपना काम करना चालू किया। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा कि एक ऐसी संविधान सभा की सबसे शुरुआती जो चीज है, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। हम कोई भी चीज चालू करते हैं तो एक प्रस्तावना देते हैं कि भैया हम इस तरह की चीजें करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही संविधान सभा ने एक प्रस्तावना बनाई जिसमें बताया कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो वो प्रस्तावना को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने इंट्रोड्यूस किया। इस तरह की ये प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसे संविधान सभा के सामने जो है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब जिस दिन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया उस दिन उसका ऐसा रूप नहीं था। उसमें बहुत सारी और भी चीजें थी जिन्हें मॉनिटर किया गया, जिन्हें देखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रारूप तैयार किया जवाहरलाल नेहरू ने और वो पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। इस पर संविधान सभा में बहसें हुई, संविधान सभा में कुछ संशोधन हुए और उसके बाद फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया कि भाई अब इस तरह का जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान में जुड़ेगा। ठीक है, ये प्रियम्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक स्वतंत्र, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, इस तरह से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और की बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को ये संविधान को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उद्देश्य प्रस्ताव है। इसको बहुत डिटेल में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर चीजें क्या है। लेकिन अभी हमारा जो उद्देश्य है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ठीक है, प्रियम्बल को जो है वो पास कर दिया गया। प्रियम्बल संविधान सभा में जुड़ गया, लेकिन बाद में संविधान सभा ने बाद में हमारे देश के संविधान ने यानी संसद ने एक बड़ा बदलाव किया था। 42वां संविधान संशोधन 1946। 42वें संविधान संशोधन 1946 में इसी प्रियम्बल में 3 चीजें जोड़ी गई। एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। समाजवादी का मतलब क्या था? समाजवादी का मतलब, पहले मैं समाजवाद थोड़ा सा बता दूं। समाजवाद का मतलब होता है कि जहां पर सभी चीजों पर नियंत्रण सरकार का हो। ठीक है, जैसे तुम राष्ट्रीयकरण कहते हो, सारी चीजों का नियंत्रण सरकार का हो। ठीक है, और सरकार जो है वो लोगों में चीजों का यानी संसाधनों का समान वितरण करने की कोशिश करे, यानी सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करे। ठीक है, वो समाजवादी कहलाता है। हमने जो समाजवाद का रूप चुना वो था लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी कि यहाँ पर जो है वो समाजवाद तो लाएंगे, सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो करेगी, लेकिन आम लोगों की सहमति पर करेगी। ठीक है, आम लोगों द्वारा
द्वारा चुने गए कैंडिडेट जो है वो प्रतिनिधि जिस तरह से निर्णय लेंगे वो समाजवाद हम लेके आएंगे। हम किसी थोपने वाला समाजवाद नहीं लेके आएंगे कि भैया सबसे छुड़ा लिया और फिर बांट दिया, ठीक है, आम सहमति से चीजें होंगी। तो हमने कौन सा समाजवाद लिया? लोकतांत्रिक समाजवाद ढूंढ लगाया उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो है यानी सरकार जो है वो धर्म से अलग रहेगी। सरकार किसी भी तरह के धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा, वो ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही किसी धर्म के खिलाफ काम करेगी, उसे कहा गया धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा, सरकार किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। अखंडता। अखंडता का मतलब है कि भारत एक अविभाज्य है, अविभाजित बना रहे, ठीक है, यानी कि भारत के टुकड़े ना हो, ठीक है, भारत से देश ना बने अलग होकर, ठीक है। तो अखंडता बनाए रखने की कोशिश करना, और ये जब ही आ सकती है जब बंधुत्व जैसी भावनाएं हम सभी को भाई समझे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें जोड़ी गई, हमारे प्रस्तावना में जोड़ी गई, जो कि ज्यादा पूछी जाती हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी तीन चीजें जोड़ी गई। तो समाजवादी, कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद, फिर उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद में अखंडता, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी प्रियम्बल में तीन चीजें हैं, उन तीन चीजों की बात करूं तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इन तीन चीजों की अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पर प्रियम्बल को अगर देखें ध्यान से, तो देखिए इस प्रियम्बल में जो है वो आपको, अगर स्वतंत्रता की बात करूं तो स्वतंत्रता वो कौन सी बोलते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुत्व, ये तीन चीजें जो हैं वो हमने फ्रांस की क्रांति से ली थी। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, जिससे कि फ्रांस में एक लोकतांत्रिक सरकार आई थी। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसके जो मूल भाव थे वो थे समानता, उन्हें समानता चाहिए थी। तीन स्टेट थे वहां पर, ठीक है, और वो तीनों स्टेट में उन्हें समानता चाहिए थी। सबसे ऊपर पोप था, फिर उसके बाद में राजा, फिर उसके बाद में आम लोग, ठीक है। तो इस तरह से तीनों स्टेट चाहते, तीनों स्टेट में समानता चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे और भाईचारा चाहते थे। तो ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया और हमारे प्रियम्बल में जोड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है वो किस क्रांति से लिया गया। चलिए, अब जब कैबिनेट मिशन ने जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया था, उस समय कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हमने कितने लोगों को संविधान सभा में जोड़ रहे हैं? 389। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, है ना, 389 लोगों को हम जोड़ रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि चुनाव हुआ था, इस चुनाव में 296 सीटें सामान्य की थी और 93 जो सीटें थी वो किसकी थी? वो थी देसी रियासतों की, ठीक है। इनका कोई चुनाव नहीं होगा, ठीक है। चुनाव किनका होगा? 296 सीटों पर, जो कि ब्रिटिश प्रांत यानी कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है, जहां पर होगा। अब इन 296 सीटों में से 208 सीटें तो जीत गया था कौन? कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। फिर उसके बाद में 73 सीटें कौन जीत गई थी? 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई थी, 15 सीटें अन्य लोग जीत गए थे। अब इससे पहले मुस्लिम लीग ने क्या दिमाग लगाया था? उस मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल इस चक्कर में हुई थी कि उन्होंने सोचा कि यार देखो, जो 73 सीटें जीती है ना, जबकि 79 सीटें जो थी वो रिजर्व थी मुस्लिम के बहुल क्षेत्रों के लिए, यानी जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। तो मुस्लिम लीग ने सोचा जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां से तो मुस्लिम लीग ही जीतेगी, ठीक है, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ही जीतेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने और क्या दिमाग लगाया कि इसके अलावा भारत में और भी छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और सब मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग को ही वोट देंगे, ठीक है, क्योंकि सबको लग रहा है कि मुसलमानों का हित सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ है। लेकिन उनकी ये जो भावनाएं थी वो धरी की धरी रह गई। जब चुनाव का रिजल्ट आया, तो लोगों ने ज्यादा विश्वास कांग्रेस के साथ दिखाया और इस कारण से मुस्लिम लीग को लगने लगा यार 73 सीटों में तो हम अपनी कोई पहुंच पकड़ बना ही नहीं पाएंगे। तो मुस्लिम लीग ने इसी संविधान सभा का विरोध करना चालू कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने इतना ज्यादा विरोध किया कि आखिर में कैबिनेट माउंटबेटन को जो है वो ये फैसला लेना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बनेंगे, दो नए राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। इससे पहले भारत पाकिस्तान की विभाजन की बात को कतई नकार दिया गया था कि भैया भारत और पाकिस्तान
पाकिस्तान किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकते, ठीक है। आप संविधान सभा में शामिल होइए और संविधान बनाइए। लेकिन जब इन्होंने डायरेक्ट एक्शन चालू किया, डायरेक्ट एक्शन का मतलब था कि सीधे दंगे फसाद चालू कर दिए थे मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन जब चालू किया तो आखिर में परेशान होकर जो है वो ये कहा गया कि भाई चलो ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बनाने पड़ेंगे। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, ठीक है। अब जब फिर उससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग ने जब चुनाव का रिजल्ट आया था, उस समय उन्होंने कहा अब हमें संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। तो संविधान सभा में पार्टिसिपेट ना करने के बाद में जो संविधान सभा में जो लोग बच गए थे वो थे 299, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के जब जाने के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद 299 लोग जो थे वो संविधान सभा में थे, ठीक है। फिर उसके बाद में तो उसके बाद में और कौन कौन सी तारीखें हैं जो कि हमें याद रखनी है, ठीक है। वो तारीखें हैं कि चलो ये तो सारी चीजें हो गई। अब 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें तो इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में हम कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत ये हम क्यों रखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि भारत जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत में विविधताएं हैं, भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग विश्वास के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को एक साथ बांधने के लिए, एक झंडे तले लाने के लिए इन चिन्हों की जरूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में भावनाएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है, देश की भावनाएं। आज राष्ट्रीय झंडे को देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, आज राष्ट्रीय झंडे को देखकर तुम्हारे अंदर प्राउड की फीलिंग आती है, ठीक है। जब झंडा लहराता है तो तुम्हारे सबके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, ए मेरे वतन के लोगों, ठीक है। जब ये गाना बजता है तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। तो एक्चुअल में ये इसलिए था, क्यों? ताकि सब लोगों को एक साथ लाया जा सके, ठीक है। इस कारण से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान ये बनाए गए ताकि हम सब एक हों, ठीक है, और देश में यूनिटी आए। तो राष्ट्रीय ध्वज जो था, पहले की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज पहले भी तिरंगा ही था, लेकिन बीच में जो है वो चरखा था, ठीक है। लेकिन बाद में जो संविधान सभा ने जो स्वीकार किया उसमें चरखे को हटाकर बीच में अशोक चक्र लगा दिया गया, ठीक है। और उस राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो संविधान सभा ने स्वीकार किया कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। फिर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है वो 24 जुलाई 1950 को स्वीकार किया गया, और 24 जुलाई 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया, ठीक है। अब इस तरह से 24 जुलाई आ चुकी थी 1950, ठीक है। 26 नवंबर को हमने हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, है ना। अब पूरा संविधान ये पूरा बनने में जो समय लगा था वो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा पूरा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था, तैयार हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमने हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया था, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1946 की अगर बात करें, ये डेट में थोड़ी गलती है, ये डेट 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 की अगर बात करें तो इस दिन हमने हमारे संविधान को अंगीकृत किया, स्वीकृत किया, ठीक है, या लागू किया। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग, तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन आया कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया या कब स्वीकृत किया गया, कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, लागू किया गया था, ठीक है। लागू इसी दिन हो गया था, 15 आर्टिकल जो है वो इसी दिन लागू हो गए थे। पूरे रूप में हमने जो है वो इसे 26 जनवरी को लागू किया था, ठीक है। अब कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि यार हमारा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो हमने 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू क्यों किया, हमने गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को क्यों मनाया। तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को जो है, पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। एक्चुअल में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, ये बात है 1929 के लाहौर अधिवेशन की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने ये फैसला लिया कि हम हर साल जो है, अंग्रेज हमें आजादी दें चाहे ना दें, हम हर साल जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। और हम 15 अगस्त 1947 तक जो है वो 26 जनवरी
को 15 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन हमारी आज़ादी की डेट अब चेंज हो गई थी। अब हम 26 जनवरी को तो हमने माना था कि हम 26 जनवरी से अपने आप से अमीर में आज़ाद हो गए हैं, ठीक है? अब हम नहीं मानते कि हम गुलाम हैं। लेकिन हम पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो अब हमारी डेट चेंज हो गई थी। अब हम इस दिन को भूल ना जाएं, इसी कारण से हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू किया, गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाना चालू किया, ताकि हम इसे भूले ना। तो याद रखना कि भाई जब 26 जनवरी आए तो उस दिन याद रखना कि इस दिन हम पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर रात के 12 बजे ये फैसला लिया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है? तो ये रही आपकी संविधान से संबंधित बातें, ठीक है? आगे के लेक्चर में हम इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।